सर, जो ये पूरी सियासत दिख रही है, अभिषेक मनु सिंघवी भी बात कह रहे हैं कि धमकी की राजनीति हो रही है, लेकिन धमकी की राजनीति क्या कांग्रेस का मूल जानने के बाद भी भाजपा स्वीकार करने को तैयार नहीं है? धमकी की राजनीति इधर चलने वाली नहीं है, कुछ होने जाना नहीं है, आप धमकाइए, गिरफ्तार कर लीजिए, हिम्मत हो जेल भेज दीजिए, इससे कुछ नहीं बदलेगा। समझ में नहीं आता भाजपा को ये। मुझे लगता है कि उन्हें गांधी नेहरू परिवार का इतिहास बार बार याद दिलाना पड़ता है। वो परिवार है जो न कभी झुका, न कभी किसी तरह से कहीं माफी मांगी, न किसी चीज से डरा और अपना सब कुछ त्याग किया इस देश के लिए। मैं बार बार बताता हूं, लोग सिर्फ कुछ चीजों को ही जोड़ते हैं कि उन्होंने आनंद भवन दे दिया, उन्होंने स्वराज भवन दे दिया, उन्होंने ये दे दिया, वो दे दिया। नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें थी जिनका आप जिक्र करते हैं। 1857 का जो पहली स्वतंत्रता की क्रांति थी, उस क्रांति के समय दिल्ली के शहर कोतवाल और दिल्ली के आखिरी शहर कोतवाल पंडित गंगाधर नेहरू थे और उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर राज कौल को फारूक सियार जब ले करके आए थे कश्मीर से, तो उनको एक रियासत दी थी जिसे नहरी रियासत कहते हैं। आज जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, वो पूरी उसी नहरी रियासत पे बसी है। पुराना दिल्ली जो है वो मुगल काल का होता था, अंग्रेजों के काल का होता था। अंग्रेजों के ही समय में जब स्वशासन के लिए सब बनना था, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने पहली जब हमारी संसद बननी थी और सब कुछ होना था, तब पंडित मोतीलाल नेहरू ने ही अपनी नहरी रियासत का वो सारा डोनेट कर दिया था इस देश के लिए कि इस देश के लोगों को आप अधिकार दो, साथ में लो और उनको पार्ट बनाओ जो है सरकार का। उस समय तक जो है पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी। तो उस समय जब सिर्फ स्वराज की मांग हो रही थी, सहभागिता की मांग हो रही थी, तब उन्होंने इतना सब कुछ देश के लिए दिया था। फिर जो मोतीलाल नेहरू जी का घर या जिसमें इंदिरा जी का जन्म हुआ वो स्वराज भवन, ये सारी चीजें सब जो है डोनेट किया गया, वो अलग है। अब मैं आता हूं तो एक तो ये है, शहादतों का क्रम देख लीजिए। पंडित गंगाधर नेहरू पहली शहादत थे। उसके बाद में आप देखें मोतीलाल नेहरू लखनऊ की ही जेल में मरे। उनकी पत्नी इलाहाबाद में ही पुलिस की लाठी से ही सिर फटा था और अस्पताल में मर गई। उनकी बहू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू आंदोलन करते हुए जेल गई, जेल में टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दी गई, इस देश के लिए मर गई। इसके बाद में पंडित नेहरू के बहनोई हो, पंडित नेहरू के साढ़ू हो, पंडित नेहरू के ताऊ जी के बेटे नंदलाल नेहरू जी के जो है बेटे हो, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उनकी मौत हुई। इतनी वो देश की आजादी के पहले 9 लोगों ने देश के लिए शहादत दी और उसके बाद में पंडित नेहरू ने 9 साल पूरे जेल काटे। और यही नहीं, उसके बाद में उनके बेटी इस देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हुई। उनके जो है नाती राजीव गांधी इस देश की शांति एकता अखंडता के लिए शहीद हुए। तो तमाम उदाहरण है। उस परिवार को आप डराएंगे जो परिवार कभी डरा नहीं किसी चीज से, और आज से नहीं, झूठे आरोप कब से लगते रहे, जो अपना सब कुछ देते रहे उन पे आरोप लगे। अब आ जाता हूं मेन मुद्दे पे। 9 सितंबर 1938 जब लखनऊ की ही धरती से पंडित नेहरू ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, और सिर्फ नेशनल हेराल्ड नहीं, 3 अखबार थे। उर्दू में कौमी आवाज था, हिंदी में नवजीवन था और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड था। उसे चलाने के लिए जो कंपनी बनाई थी वो पंडित नेहरू ने ही बनाई थी, एजेएल, एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड, और वो कांग्रेस के अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई थी। पंडित नेहरू का ही असल में सब कुछ उसमें लगा था, पैसा किसी का नहीं लगा था। चूंकि कंपनी बनाने में कुछ शेयर होल्डर्स रखने होते हैं रूल्स में, तो उसी
के तहत उन्होंने कुछ शेयर होल्डर्स बनाए थे, उनमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे और तमाम सारे लोग थे। तो मैं ये उदाहरण ये दे रहा हूं कि इस तरह से करके उन्होंने बनाई। पंडित नेहरू उसके मैनेजिंग एडिटर थे, चेयरमैन भी थे, यानी सब कुछ पंडित नेहरू का था, जो उन्हीं का था, उन्होंने स्थापित किया। उसके साथ एक शर्त रखी गई थी, वो कभी सरकार से कोई मदद नहीं ले। 1938 में क्यों शुरू किया था? आज जैसे गोदी मीडिया होते हैं, उस समय जितने देश के अंदर अखबार थे और सारे इंस्टीट्यूशंस थे, वो सब गोदी मीडिया बने हुए थे अंग्रेजी हुकूमत के। तो ऐसे में जो कुछ भारतीय लोग मेहनत करके अखबार निकाल रहे थे, उनमें हिंदुस्तान टाइम्स भी शामिल था। वो भी देश के लिए, वो भी गांधी परिवार के सहयोग से हुआ था। वो मदन मोहन मालवीय उसके पहले जो है संपादक थे। तो इस तरह से करके कुछ शुरू हुए। लाला लाजपत राय ने शुरू कराया, जो ट्रिब्यून शुरू हुआ, ये सारी चीजें सब जगह एक एक करके शुरू हुए। तो उसी में सबसे बड़ी लड़ाई जो है शुरुआत करी, वो नेशनल हेराल्ड ने शुरू की। और उस क्रांति के जनक, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उस अखबार को 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने बंद कर दिया। 1945 तक बंद रहा, उसके बाद फिर शुरू हुआ। तब फिरोज गांधी उसके प्रमुख बने। फिरोज गांधी मैनेजिंग एडिटर के तौर पे उन्होंने संभाला, उन्होंने उसे आर्थिक तौर पे भी समृद्ध किया। लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, वो सरकारी कोई भी पैसा नहीं लेगा, धन नहीं लेगा, तो वो चलेगा जनता। इसीलिए बार बार उस अखबार के साथ ये समस्या रही, वो आर्थिक तौर पे सदैव तंग रहा और एक भी चीज उसे कहीं से मुफ्त में नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी उसका सहयोग करती रही। जब 2008 में अंत में यह हुआ कि अब नहीं चलेगा, इतनी देनदारियां हो चुकी हैं, तो वो बंद हो गया। राहुल गांधी को यह बुरा लगा कि एक अखबार जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो बंद हो जाए, खत्म हो जाए। राहुल गांधी ने कहा नहीं, इसे चालू होना चाहिए। फैसला हुआ कि अच्छा तो ठीक है। महात्मा गांधी ने एक यंग इंडिया करके अखबार निकाला था, आपको याद होगा। तो राहुल गांधी ने यंग इंडिया के ही नाम से कंपनी बनाई, और वो कंपनी कोई प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसके डायरेक्टर्स कोई भी कुछ नहीं ले सकते, किसी भी तरह का लाभ नहीं। वो बनाई, यानी अपनी चैरिटी के लिए उन्होंने वो किया, वो बनाई। और वो बना के कांग्रेस पार्टी से जो लोन दिया गया था एजेएल को, उसके बाद में उसके यहीं से केस शुरू होता है, इसलिए बता रहा हूं। नहीं, वही चीज मैं कह रहा था। एक चीज मुझे बताएं, ये अभी तक तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन एकदम से अभी 12 साल से एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पा रही थी। वही मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। तो अब क्या हुआ कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, अखबार को जीवित करने का प्रयास शुरू हो गया, सारी चीजें सुधार की तरफ बढ़ी, और उसमें 1 रुपए की संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई। आज भी वो सारी संपत्तियां एजेएल के ही नाम है। आज भी जो मनी ट्रांसफर हुई वो एजेएल को ट्रांसफर हुई, यंग इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई है। यंग इंडिया ने ना तो कोई पैसा लिया ना कुछ, उसने उसके मैनेजमेंट के लिए 99% शेयर लिए। अब आप समझिए, ये सिर्फ कांग्रेस की वो भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उस समय सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। तो इस तरह से करके आप ये समझ लीजिए वहीं रहा। अब यहां समस्या कहां शुरू होती है? यहां वो आरएसएस का व्यक्ति जो सदैव से यदि आप अभी सर्च कर लेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर मिल जाएगी कि सुब्रमण्यम स्वामी सीआईए का एजेंट है। 1970 के दशक में ये पूरी खबर आई थी। तो ये सीआईए के लिए काम करने वाला यह व्यक्ति परेशान हो गया कि यदि ये शुरू हो गया तो फिर से एक छवि बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक मीडिया संस्थान आ जाएगा। इसलिए इस आदमी ने परिवाद दाखिल किया। वो कोई वैसा केस नहीं था, प्राइवेट केस था। वो दाखिल किया राउज एवेन्यू कोर्ट में और कहा उसमें 5,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने दबा ली है।
अब यहां जो केस हुआ, इस केस पे कोई दम नहीं था, देखा इसने खारिज हो जाएगा तो हाई कोर्ट चला गया, अपने केस को खुद ही स्टे कराया। कांग्रेस इसको लेके सुप्रीम कोर्ट गई कि साहब ये स्टे कैसे है, ये स्टे खत्म कीजिए, इस पे ट्रायल कराइए। मतलब कांग्रेस कह रही ट्रायल कराइए, साहब ट्रायल नहीं होएगा। तो बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रायल का आदेश दिया तो आगे बढ़ा। नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके थे। 1 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी की ईडी ने इस पर एक एफआईआर दर्ज की, अपनी ईडी की एफआईआर। अब आप देखिए, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहीं से समस्या है। ईडी ने केस कर लिया, ईडी ने जांच करी, जांच के बाद ईडी ने पाया कुछ हो नहीं है और उसने क्लोजर फाइल कर। उसके बाद में फिर ईडी को डंडा चला मोदी का। फिर 2015 में उसने फिर से, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, चूंकि क्रिमिनल कोई भी आदमी प्राइवेट केस करेगा तो यदि मैं उसमें अपीयर होकर जवाब भी देना होगा तो एक सिंपली बेल करानी ही होती है, ये जान लीजिए। परिवार के केस में ये कोई वो नहीं है। तो एक वो बेल दाखिल करी और वो बेल होने के बाद में इन्हें लगा कि तो इन्होंने फिर से ईडी से शुरू किया, लेकिन फिर ईडी ठंडे में चली गई, कुछ था ही नहीं। तब फिर क्या करें, तब इन्होंने जाके कानून बदला ईडी का। 2018 में संशोधन किया गया और कानून बदल के फिर से उस केस को रीओपन किया गया। और जब रीओपन किया गया उसके बाद में जस्ट चुनाव के वक्त, जिस समय 2019 का चुनाव चल रहा था, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन के लिए कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए ये संकट, ये हो गया, और नेशनल हेराल्ड की 60 करोड़ की संपत्तियां हमने सील कर दी। इसके बाद आप देखिए, आपने सील कर दी, कोई बात नहीं, जब्त कर लिया। उसके बाद में 2024 के चुनाव के जस्ट पहले 2023 में इन्होंने तुरंत जो है फिर 700 750 करोड़ की क्या संपत्तियां जब्त कर ली। फिर हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, पूरा उसका चला। अब इसके बाद में भी कुछ नहीं हो पाया। इसके बाद में चार्जशीट दाखिल करने की जो आखिरी तारीख थी, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद अधिवेशन आयोजित किया और इसमें भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लेने का। तो तुरंत इन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब यही आ गया कि आपने ये सब तो कर दिया, ईडी के मामले में एक नियम है, सीबीआई ने भी इसमें जांच की थी, उसने भी क्लोजर फाइल की थी। इसमें एक नियम है, एफआईआर प्राधिकारी द्वारा दर्ज होनी चाहिए जो सीआरपीसी के तहत अधिकारी था। तो ना तो सीबीआई में एफआईआर थी, ना पुलिस में एफआईआर थी, कहीं एफआईआर थी ही नहीं। बगैर एफआईआर के आपने किया और चार्जशीट भी फाइल कर दी। अब कोर्ट में इसको लेके जब शोर मचा, कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया, अभिषेक मनु सिंघवी ने ही बहस की थी, तब इन्होंने आनन फानन उस समय यह एफआईआर की है जब 14 तारीख को राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं। और उसके पहले आप टाइमिंग देखिए, संसद सत्र शुरू होने के जस्ट पहले ही किया गया, जिससे संसद में भी हम डरा के रखें। तो अब आप समझ लीजिए ये इनकी मंशा है। जो ये हत्यारे बने हुए हैं, आज तमाम बीएलओ मर गए, तमाम दूसरे और हो गए। आज यह सरकार हत्यारी है, नरसंहार कर रही है। यह सरकार लोकतंत्र संविधान को मार रही है। यह सरकार प्रदूषण के जरिए लोगों को मार रही है। यह सरकार लोगों की जिंदगी छीन रही है, रोजगार छीन रही है और आतंकी हमलों की साजिश रच रही है। तमाम आतंकी हमले हो रहे हैं और सबके बाद इन पर जो बहस होनी थी, विदेश नीति हमारी फेल है, इन सब पे जो बात होनी थी वो बात से कैसे डिरेल किया जाए, इसलिए यह एफआईआर दर्ज करा के इन्होंने किया है। लेकिन मैं समझता हूं गांधी परिवार न डरने वाला है न झुकने वाला है और ये लड़ाई
अब और अच्छी हो जाएगी। जी।